साथियों, आप सभी, सबसे पहले तो पत्रकार साथियों का मैं यहाँ पर विभाग की तरफ से स्वागत करता हूँ। साथ ही साथ इससे पूर्व में ग्रामीण ओलंपिक्स, जो कि आपको पता है कि राजस्थान सरकार का और खेल विभाग का, माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बहुत ही कामयाब प्रोजेक्ट रहा, जिसके अंदर की हाईएस्ट यूथ पार्टिसिपेशन, यूथ के अंदर बड़ा लोकप्रिय ग्रामीण ओलंपिक्स रहा। साथ ही साथ केवल यूथ नहीं, बुजुर्गों और महिलाओं के साथ में भी बड़ा लोकप्रिय रहा। और तभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी थी कि अब ग्रामीण के साथ साथ शहरी ओलंपिक्स भी होंगे। पूर्व में शहरी ओलंपिक्स के हम लोगों ने रजिस्ट्रेशंस ओपन कर दिए थे और 9.5 लाख के आसपास केवल शहरी के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। अब हम ग्रामीण के लिए भी इसको खोलने वाले हैं। आज हम इसको पोर्टल लॉन्च के इस कार्यक्रम में हम आपका स्वागत करते हैं और हमें उम्मीद है कि पिछली बार 30 लाख बुजुर्ग, महिलाएं, युवा, बच्चे रजिस्टर होने के बाद भी कितनी पॉपुलर डिमांड थी कि ये पोर्टल खोला जाए और बहुत लोग इसमें पार्टिसिपेशन करने के मन में थे। तो हमें विश्वास है कि पिछली बार से इस बार 1.5 गुना 2 गुना ग्रामीण ओलंपिक के लिए पार्टिसिपेशन होगा। और इसी कार्यक्रम के लिए हमने आज आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कि इस बार, पिछली बार बजट 40 करोड़ था, इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने शहरी और ग्रामीण मिला के 130 करोड़ का बजट ग्रामीण ओलंपिक में देने का एक तोहफा राजस्थान के युवाओं को, खेल प्रेमियों को दिया है। साथ ही साथ इसकी डेट तय हो गई है कि ये 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के ऊपर ये शुरू होगा और 29 अगस्त अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के दिन हम इसका समापन करेंगे। इसके अंदर शहरी और ग्रामीण में आने वाले खेल मैं आपको बता देता हूं। शहरी ओलंपिक्स के अंदर बालक बालिका वर्ग कबड्डी, बालक बालिका वर्ग टेनिस बॉल क्रिकेट, बालिका वर्ग खो खो, बालक बालिका वर्ग वॉलीबॉल, 100, 200, 400 मीटर बालक बालिका एथलेटिक्स दौड़, बालक वर्ग में फुटबॉल, बास्केटबॉल में बालक एवं बालिका वर्ग। वैसे फुटबॉल भी बालक बालिका कर सकते हैं। इसके ऊपर फुटबॉल बालक एवं बालिका ही आप मान ले कि हम इसमें बालिका को भी इंक्लूड करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का पार्टिसिपेशन बढ़े। वहीं ग्रामीण ओलंपिक के अंदर बालक एवं बालिका वर्ग कबड्डी, बालक एवं बालिका वर्ग टेनिस बॉल क्रिकेट, खो खो में केवल बालिका वर्ग, वॉलीबॉल में बालक एवं बालिका वर्ग, रस्साकशी में बालिका वर्ग और महिला वर्ग, फुटबॉल में बालक एवं बालिका वर्ग, शूटिंग बॉल में बालक वर्ग। ये सारे खेल, तकरीबन 7 खेल शहरी और ग्रामीण में इंक्लूड किए गए हैं। बाकी इंफॉर्मेशन तकरीबन पूर्व की तरह ही, कोई ज़्यादा बदलाव इसके अंदर है नहीं। इससे संबंध में यदि आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। सर, ग्रामीण में तो आपके पास एक रूपरेखा तैयार थी, आपने करवाए थे। शहरी के लिए किस तरह की रूपरेखा रहेगी इन खेलों के आयोजन को लेकर? देखिए, हमने, क्योंकि नगर पालिका, नगर निगम, ये 2-3 लेवल के स्ट्रक्चर हैं, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर अपन ने शहरी ओलंपिक के टाइम बताया था जी। बाकी हम लिखित एक बार सेक्रेटरी साहब आप बता देंगे उसके। शहरी क्षेत्र में अपने सभी, ग्रामीण में तो आप भली भांति परिचित हैं। ग्राम पंचायत लेवल, फिर ब्लॉक लेवल, फिर जिला स्तर और फिर राज्य स्तर। शहरी में वार्ड स्तर पहला स्तर हो सकता है, लेकिन वार्डों की पॉपुलेशन कहीं बहुत कम है, कहीं बहुत ज़्यादा है। तो फिर ये रखा गया था कि नगर पालिका लेवल पे एक लेवल रहेगा
नगर परिषद को हमने 4 या 5 हिस्सों में पॉपुलेशन के हिसाब से बांटा था, और फिर नगर निगम, वहाँ भी उसी तरह से वार्डों का क्लस्टर बना के, वो फर्स्ट लेवल था कि नगर पालिका, नगर परिषद के 4 या 5 और नगर निगमों के क्लस्टर। सेकंड लेवल उसमें शहरी में भी जिला स्तर, और थर्ड लेवल राज्य स्तर। तो शहरी में 3 स्तर होंगे, ग्रामीण में 4 स्तर। ग्रामीण में जिला स्तर तीसरा है और शहरी में जिला स्तर दूसरे नंबर पर। जिला स्तर में ग्रामीण और शहरी एक साथ हो जाएंगे। शहर की बात करें तो एसएमएस स्टेडियम तो आपके पास है, लेकिन इसके अलावा जो स्टेडियम्स हैं उनकी हालत कुछ अच्छी नहीं है। जैसे विद्याधर नगर का स्टेडियम है, चाहे चित्रकूट का स्टेडियम है, सांगानेर का स्टेडियम है, तो किस तरह से आयोजन? जब हमारे पास में हमने ग्रामीण ओलंपिक करने के ऊपर 11,500 पंचायतों के ऊपर खेल मैदान की उस समय भी यही समस्या थी। लेकिन आप जानते हैं जब मुख्यमंत्री जी का कोई कार्यक्रम होता है और वो किस प्रकार से रूपरेखा तैयार करते हैं, उससे पहले सारे विभाग मिलके ऐसी परिस्थितियां पैदा कर देते हैं कि आयोजन शानदार हो, ऐतिहासिक हो और यादगार हो। महंगाई राहत कैंपों में आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से जैसा बोला वैसा ही सुविधा लोगों को मिल रही है। मैं तो खुद कल 4 कैंप में जाके आया हूँ और बहुत अच्छा टर्नआउट हो रहा है। एक एक कैंप में हज़ारों की तादाद में रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं और एक एक दिन में 300, 400, 500 लोगों को फाइनल उनको किट दिया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि इसी प्रकार से ग्रामीण ओलंपिक और शहरी ओलंपिक में भी मैदानों की कोई समस्या आएगी नहीं, ये हम सुनिश्चित करेंगे। क्योंकि स्कूल्स के और कॉलेजेस के शहरों में क्या है कि खेल विभाग के मैदान तो कम है, लेकिन स्कूल्स के और कॉलेज के जो प्रमाइसेस हैं, सोसाइटीज़ के प्रमाइसेस हैं, क्लब्स के प्रमाइसेस हैं, वहाँ पर खेलों की सुविधाएं हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लास्ट टाइम में ग्रामीण ओलंपिक हुए थे, इसमें ऐसे कितने बच्चे थे जो स्टेट पे आए और स्टेट पे आने के बाद में उनको कोई उचित प्रतिनिधित्व मिला स्टेट की टीम में, या वो भी फर्दर आगे जाएंगे क्योंकि उससे संगठन मिलेगा? देखिए, मैंने पूर्व में भी जब ग्रामीण ओलंपिक लॉन्च हुआ था तब अनेकों बार ये सवाल किया गया कि क्या इससे ओलंपिक तक की दौड़ पाएंगे या कैसे ये मदद करेगा। एक क्लियर कॉन्सेप्ट है, ग्रामीण ओलंपिक, शहरी ओलंपिक एक नर्सरी है। इस नर्सरी से बहुत सारे बच्चे खेलों के मैदान पर उतरेंगे, बहुत सारे माता पिता खेलों के मैदान पर उतरेंगे और एक खेलों का वातावरण गांव-गांव में जो कोरोना काल के बाद में एक नकारात्मक वातावरण बन गया था, उसकी जगह एक सकारात्मक वातावरण बनकर खेलों का वातावरण बनेगा। उसके आगे तो जिन लोगों में लगन लगेगी, वो जिस प्रक्रिया से पूर्व में राजस्थान सरकार ने पिछले 4 सालों में आदरणीय अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों को उनका भविष्य सुरक्षित करने के लिए, खेल प्रेमियों को मनोरंजन देने के लिए अनेकों योजनाएं बनाई हैं, उससे निश्चित रूप से मैं आपको आश्वस्त करता हूं। चाहे TADA डबल करने की योजना है, ओलंपिक्स की 5-5, 10-10 गुना राशि कर देने की योजना है, चाहे वो आउट ऑफ टर्न में अमेंडमेंट करने की योजना है, चाहे वो 2% में अमेंडमेंट करके उनका भविष्य सुरक्षित करने की योजना है, चाहे वो स्टेट गेम्स कराने की योजना है। आप देखेंगे कि आज से 3 साल पहले लगातार 6-7 बार खेलो इंडिया हुआ, कभी भी राजस्थान का मेडल की तालिका 15 से ऊपर नहीं गया और कभी भी राजस्थान स्टेट्स में टॉप 10 में नहीं घुसा। लेकिन इस बार 48 मेडल, 13 हाईएस्ट होते थे, 48 मेडल मतलब कि लमसम 4 गुना 48 मेडल राजस्थान ने प्राप्त किया और टॉप 4 मेरा चौथे नंबर पर रहा। वो मैं हमेशा कहता था, मैं शायद आप मेरे हर भाषण में सुनेंगे कि इस 3-4 साल में जो हम योजनाएं चला रहे हैं मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, आने वाले समय में राजस्थान नंबर 1 होगा देश के अंदर। अभी 4 पे तो पहुंच गया है, 15-20 होता था नंबर, जो 4 पे तो पहुंच गया है। और अब कंपटीशन टफ है, लेकिन धीरे धीरे साल की एक सीढ़ी जरूर चढ़ेगा। सर, इसमें भी क्राइटेरिया नहीं? कोई क्राइटेरिया नहीं है, हर उम्र के व्यक्ति को खेलना चाहिए। मैं तो खुद कोशिश करूंगा कि मैं भी किसी न किसी गांव से, हमारे गांव से रजिस्ट्रेशन किसी न किसी गेम में करूं। और मैं तो आप लोगों से भी आग्रह करूंगा, जितने प्रोफेशनल्स हैं, सरकारी अधिकारी कर्मचारी हैं, जितने डॉक्टर्स हैं, जितने मीडिया के साथी हैं, जो लोग, जितने वकील हैं, उनसे सबसे आग्रह करूंगा जिस भी लाइन में वो हैं, कम से कम आप एक ग्रामीण और शहरी ओलंपिक में भाग लें, ताकि आपके गांव में, क्योंकि आप लोग कामयाब लोग हैं आपके गांव के, आप जब ग्रामीण शहरी ओलंपिक में खेलेंगे तो आपके गांव के बच्चों को, बच्चियों को आपसे प्रोत्साहन मिलेगा, आप लोगों को खेलते हुए देखकर।
और मुझे लगता है कि समाज के लिए, मुझे लगता है कि आप सबकी इच्छा है, इतना हमको करना चाहिए। ग्रामीण और शहरी में भाग ले सकते नहीं, वोटर तो एक ही जगह का हो सकता है ना, वो तो मतलब रिहाइश तो एक ही जगह की होगी, तो वो वहीं का, जहाँ का वो वोटर है वो वहाँ पर। डेट्स को लेके और अभी 23 जून अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस है, उसको ओपनिंग हो रही है। 29 अगस्त अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस है, मेजर ध्यानचंद जी का जन्म दिवस है, उस दिन समापन समारोह करेंगे। पोर्टल शहरी का तो हमने रजिस्ट्रेशन कर लिया 9.5 लाख, आज से ही ओपन है ग्रामीण ओलंपिक्स का जो है। शहरी फिर से नहीं खोला जाएगा? शहरी भी साथ में खोल देंगे, और लोग अगर रजिस्टर्ड होना चाहेंगे ग्रामीण ओलंपिक के दौरान तो और भी हो जाएंगे, कोई आपत्ति नहीं है। सर मेरा सवाल है, एक तो स्थायी समिति की जो बैठक थी वो लंबे वक्त से नहीं हो पा रही है। जैसे आप बता रहे हैं 130 करोड़ ओलंपिक का बजट कर दिया, लेकिन खिलाड़ियों का पैसा जो है वो पिछले 2 साल 3 साल से अटका हुआ है। लगातार संघर्ष कर रहे हैं जो खेल संघ है, उनकी मांग देखिए, आपको भी पत्र लिख चुके हैं। जब 2019 में 18 दिसंबर के अंदर, तो 19 ही मानेंगे, अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार हमारी बनी, तब 2014-15 से पेंडिंग थे। हम 14-15 से ये का एसोसिएशन और बच्चों का क्लियर करते 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 21 से आगे निकल गए, 21 तक हमने क्लोज कर दिए हैं। तो हमने 4 साल के अंदर लमसम 7 साल का काम किया है। 1-1.25 साल की पेंडेंसी अभी हो सकती है, लेकिन इसको भी हम जल्दी करेंगे। हम अपने इस कार्यकाल को पूरा होने से पहले हम 22 पूरा क्लियर और 23 तक भी जो अप्लाई हो चुके होंगे वो क्लियर करके जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप चिंता ना करें। स्थायी समिति की बैठक होगी या सिर्फ कागजों में रह जाएगी स्थायी समिति? नहीं, स्थायी समिति की बैठक बुलाने का जिनके मैं समझता हूँ कि जल्दी होगी, क्यों नहीं होगी। स्थायी समिति बनी है तो बैठक करने के लिए बनी और फैसले करने के लिए बनी। सर एक वो जो स्टैंड वाला मामला था सॉर्ट आउट, उन्होंने परमिशन ले ली क्योंकि परसों मैच है? पत्राचार शुरू हो गया है परमिशन के लिए, और उसका मूल्यांकन हो रहा है, और निश्चित रूप से, क्योंकि एक बार डिमांड निकालेंगे, फिर डिमांड जमा होगी, फिर परमिशन ग्रांट होगी, तो निश्चित रूप से वो पत्राचार चालू हो गया है। डिमांड सिर्फ जो स्टैंड के निर्माण में उसकी रहेगी या नहीं, केवल नहीं, केवल देखिए, मैंने उस दिन भी कहा था कि छोटा मोटा तो वो राजस्थान रॉयल शुरू से करता है, कुर्सियाँ भी लगाना, छोटे बॉक्सेस भी पहले लगाते थे, वो सब नज़रअंदाज करते हैं कि राजस्थान के खेल प्रेमियों को ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेट देखने को मिले, उनके चहेते सितारों को उनको देखने को मिले, उनका गेम देखने को मिले। ये एक बड़ा खुशी का मुझे लगता है खेल प्रेमी के लिए दिन होता है। लेकिन जो परमानेंट स्ट्रक्चर हैं उनकी बिल्कुल एप्लीकेशन आ चुकी है और उसके ऊपर काम चल रहा है, और उसके जो भी नियमानुसार जो बनता होगा वो विभाग उसकी रिकवरी देगा और वो जमा कराएंगे, परमिशन दे देंगे। उस दिन ऑफिस खुला रहेगा, वहाँ कर्मचारी काम करेंगे, जो उपाध्यक्ष हैं वो वहाँ बैठेंगे जैसे पिछले मैच में थे? नहीं, उपाध्यक्ष बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे ये तो मेरे को बता के नहीं बैठेंगे। नहीं, कर्मचारी तो सब सभी लोग जिस दिन भी कार्यालय की छुट्टी नहीं होगी तो काम करेंगे। वही हो, उनके लिए क्या कोई अतिरिक्त व्यवस्था? जो पिछली बार काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा हाँ, कर्मचारियों सामने आया था ऐसा, हम देखेंगे कि इस बार ऐसी समस्या का उनको सामना नहीं करना पड़ेगा। कोई भुगतान की कोई राशि भी जो उन लोगों से विभाग अभी तय कर रहा है, विभाग स्तर पर पेंडिंग है। विभाग, क्योंकि आज से पहले कोई परमानेंट स्ट्रक्चर बना नहीं, तो परमानेंट स्ट्रक्चर का इस प्रकार का कोई बेसिक मूल्यांकन करने का पहले कोई स्ट्रक्चर बना नहीं, इसलिए वो कोई फॉर्मूला निकाल रहे हैं कि किस प्रकार से परमिशन दी जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा खेल प्रेमियों को उसका परमिशन लेने के बाद में सब कुछ अवैध है। आप और हम लोग मान लीजिए, जब तक हमारे को शहरी बॉडी का पट्टा नहीं मिलता है तब तक तो हमारा प्लॉट भी अवैध ही होता है। लेकिन अगर सरकार के पास हम अप्लाई करेंगे, नियमानुसार उस पट्टे के पैसे जमा करा देंगे और सरकार हमको उसी प्लॉट का पट्टा दे देगी, तो वो नियमन हो जाएगा और वो वैध हो जाएगा। यही प्रक्रिया है। हाँ बिल्कुल, नहीं रोका गया उस दिन। नहीं, अगर मैं बैठूंगा वहां पर तो बिल्कुल कोई भी आ सकता है, इसमें क्या बात है। नहीं, हमारे देखिए जो विभाग के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, और हमारे पर जो जिनका कार्यालय है उनसे मिलने तो जिनको काम होगा वो आएंगे ही, इसी के लिए वो कार्यालय बना रखे हैं। बिल्कुल मिलेंगे, उनका काम भी करेंगे।
किसी को निराश नहीं होने देंगे। मतलब जी आप लोगों ने जो राजीव गांधी शहरी ओलंपिक और ग्रामीण ओलंपिक, इसमें एक ही जाति श्रेणी पूछने की क्या दरकार महसूस होती है आप लोगों को? नहीं, ये तो जनरल एक परफॉर्मा है, विशेष कोई दरकार नहीं है, बट एक जनरल परफॉर्मा है, जैसे और विभागों में भरी जाती है वैसे इसको भरा जाता है। खिलाड़ी की तो कोई जाति होती नहीं है। नहीं, वो तो मेरी बात सुनिए, वो तो ना तो कोई धर्म होता है खिलाड़ी का, ना कोई जाति होती है। स्पोर्ट्समैनशिप अपने आप में एक बहुत बड़ा मजहब है, और खेल अपने आप में एक बहुत बड़ा धर्म है। मैं समझता हूं कि जो बॉन्ड खिलाड़ियों की साथ में रहकर साथ में खेलकर बनती है, वो ब्लड बॉन्ड से भी कई बार ज़्यादा मजबूत होती है। तो ऐसा नहीं है, लेकिन एक जनरल परफॉर्मा है, इसलिए जनरल परफॉर्मेंस के तौर में जैसे और जगह पर अपनी डिटेल देते हैं वैसे इसमें भी आ जाती है। अशोक जी, आपने जो ये 130 करोड़ की बात ये कहा है कि अशोक गहलोत सरकार ने बजट बढ़ाकर 100 करोड़ के भी ऊपर कर दिया, 130 करोड़ कर दिया है, पर कहीं ना कहीं सरकार के फोकस की कमी लगती है, क्योंकि इसके पीछे का मकसद क्या है? अगर मकसद ये है कि लोगों को फिट करें तो वो अपनी जगह है, पर अगर ये देखा जाए कि ओलंपिक्स में राजस्थान की कंपैरिजन अगर हरियाणा से करें तो उस तरह से खिलाड़ी जो है यहाँ से राजस्थान इतनी संख्या में पहुँचने चाहिए। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा स्टेट है कंट्री का, उस हिसाब से खिलाड़ी नहीं पहुँचते ओलंपिक्स में राजस्थान से, तो वो फोकस की आप मानेंगे कहीं ना कहीं कमी है या उस तरफ काम करने की जरूरत है? तो यदि पूर्व में जो नहीं हुआ वो आगे भी नहीं होगा, ये सोचकर प्रयास करने भी बंद कर देने चाहिए। किसी को तो प्रयास करने पड़ेंगे, और ये प्रयास की अच्छी शुरुआत है। पिछली बार पहली बार हुआ, इस बार दूसरी बार हो रहा है, और आगे बेहतर होगा। इन 4 सालों में जो प्रयास हुए, मैंने अपनी बात शुरू करने से पहले ही मैंने आपको बताया कि खेलो इंडिया से बड़ा इंडिया में कोई प्लेटफॉर्म नहीं है गवर्नमेंट का। उसमें कभी भी राजस्थान के 15 से ज़्यादा मेडल नहीं आए, और 10 के अंदर रैंकिंग नहीं आई स्टेट्स में। इस बार 48 मेडल्स आए, और 4th नंबर इन ऑल इंडिया, इन ऑल स्टेट्स। नंबर 1 महाराष्ट्र, नंबर 2 हरियाणा, नंबर 3 मध्य प्रदेश, एंड नंबर 4 राजस्थान। सो राजस्थान हैज मेड इट इन टॉप 5 एंड इट इज गोइंग टू क्लाइम विद एवरी ईयर। तो वो तो फर्क दिख रहा है। आप जब कहते हैं कि क्रॉस ऑल एज ग्रुप्स कोई भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं शहरी ओलंपिक्स में, पहले भी ग्रामीण ओलंपिक्स में भी आपने कहा था कि किसी भी एज ग्रुप का कोई भी व्यक्ति वो पार्टिसिपेट कर सकता है। आपको मैंने फोकस की बात इसलिए कही कि आपको लगता है कि इससे इस प्रकार के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से स्टेट से ओलंपिक्स में लोगों की पार्टिसिपेशन। आप हर चीज को, मेरे को ये नहीं समझ में आता है कि हर चीज को मेडल से क्यों जोड़ा जाता है। जनरल वेलनेस भी कोई चीज है। अगर कोई व्यक्ति मेडल नहीं लाएगा, उसको जीने का अधिकार नहीं है क्या? उसको नहीं, मैंने अभी ये सवाल पहले भी आ गया, मैंने उसका एक बिल्कुल क्लैरिटी से जवाब दे दिया कि यदि कोई व्यक्ति मेडल नहीं ला सकता तो उसको खुशी से जीने का अधिकार भी हम छीन लेंगे क्या? कम से कम ये ग्रामीण ओलंपिक खुशी देता है, ये अच्छी हेल्थ देता है, गांव के अंदर एक सकारात्मक वातावरण देता है। ये चीजें भी बहुत जरूरी है मेडल्स के अलावा। आप समझिए मेरी बात को, ये उससे भी ज्यादा बड़ी उपलब्धियां हैं। मेडल एक ही बार या 2 बार अपने जीवन में कोई व्यक्ति ला सकता है, देश के लिए 5-10 व्यक्ति ला सकते हैं, लेकिन 150 करोड़ की पॉपुलेशन है। अब हम चाइना के बराबर होने वाले हैं। इतनी बड़ी जनसंख्या खुशी के साथ, सौहार्द के साथ साथ में रहे, इसमें खुशी और सौहार्द में ग्रामीण ओलंपिक और शहरी ओलंपिक जैसे आयोजनों का बहुत बड़ा रोल है। जब वहाँ पर एक मैदान में घुसते हैं तो लोग जाति पाति भूल जाते हैं, धर्म भूल जाते हैं, उम्र भूल जाते हैं, सारे वाद भूल जाते हैं। वहाँ जीतने की और अपने गांव का मान सम्मान की बात रह जाती है। तो वो मुझे लगता है कि वो एकता और अखंडता बनाने में देश के एक बिगर अगर आप कैनपी के अम्ब्रेले के अंदर लेंगे तो वो ज़्यादा, मुझे लगता है कि ज़्यादा इफेक्टिव है। आउट ऑफ टर्न मूर्तियों में कुछ तरक्की हुई है, 229 पे चल रही है। नहीं, एक लिस्ट अभी ऑलमोस्ट तैयार है, उसकी प्रक्रिया है, क्रीड़ा परिषद के अधीन अभी प्रक्रिया जारी है, और अभी तो नंबर वही है 2021 तक जो हो गई थी। अशोक जी, पिछली बार जब ग्रामीण ओलंपिक्स किए थे, कई जगहों पे ग्राउंड्स नहीं मिले थे। जगहों की वजह से सरकार को भी, आपके मंत्रालय को भी काफी इस बारे में मगजमारी करनी पड़ी थी। तो उसको लेकर क्या आपको लगता है शहरी ओलंपिक में दिक्कत नहीं आएगी? देखिए, निश्चित रूप से इस प्रकार का कोई विस्तृत
जो 11,500 पंचायतें और 44,000 के आसपास रेवेन्यू विलेज तक जिस टूर्नामेंट की पहुंच हो, इसका आयोजन पहले कभी नहीं हुआ। तो ये चैलेंज तो था, लेकिन अच्छे से चैलेंज पूरा किया। करीब करीब 11,500 सभी पंचायतों में आयोजन हुए, अच्छे आयोजन हुए, सभी ब्लॉक्स में अच्छे आयोजन हुए और जिले पे भी। तो इस बार भी आप प्रस्तावित माने कि शहरी ओलंपिक और ग्रामीण ओलंपिक दोनों मिलाकर साथ में होंगे और अच्छे आयोजन करेंगे। सर, एक आपकी सरकार महंगाई तो से राहत दिलाने के लिए कैंप लगा रही है, लेकिन बीजेपी से विधायक मदन दिलावर ने कैंप रोका वहाँ पे, तो क्या कुछ कहना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही जनविरोधी, जनता के रोजमर्रा के दुखों को नहीं समझने वाली पार्टी रही है। उनके नेता भी संवेदनहीन नेता हैं कि जिस कैंप के अंदर बुजुर्ग माताओं और बुजुर्ग पिताओं के पेंशन बढ़ने वाली है, जिस कैंप के अंदर 500 रुपए की गैस की टंकी मिलने की, महीने में 1 टंकी मिलने की व्यवस्था होने वाली है, ऐसे कैंप को बंद करने वाले व्यक्ति को तो राजनीति में रहने का अधिकार ही नहीं है, किसी भी पार्टी में रहने का अधिकार नहीं है। मुझे तो लगता है भारतीय जनता पार्टी भी उनका खंडन करेगी। मदन दिलावर जी वाले रिप्लाई के बाद में सबने ओके ओके क्यों, क्या मतलब सबकी कुछ ना कुछ खबर बन गई। ये हाँ क्या नहीं, पिछले दिनों तो आप देखिए कुछ भी, जब से रंधावा जी ने कड़क किया है मामला, राजन पायलट जी कर ही रहे हैं ना सर, विरोध कर रहे हैं पुरानी सरकार का। नहीं, देखिए रंधावा जी ने जैसा कहा है कि किसी प्रकार की भी टीका टिप्पणी किसी भी नेता को करनी नहीं चाहिए। किसी भी परिस्थिति या किसी भी एक्शन रिएक्शन के लिए, एक्शन लेने के लिए या उनके ऊपर उनको नज़र रखने के लिए आला कमान ने रंधावा जी को भेजा हुआ है और उनके साथ में अब तो 3 सेक्रेटरीज भी अटैच हो गए हैं और आला कमान की राजस्थान की पल पल के ऊपर नज़र है। तो मुझे लगता है कि किसी भी नेता को पार्टी का जो दिशा निर्देश है, कोई टीका टिप्पणी नहीं करने की, उसके ऊपर चलना चाहिए। मैं मेरी बात कर रहा हूँ, आप मेरे से पूछ रहे हैं तो मैं कह रहा हूँ कि मैं पार्टी का एक अनुशासन में रहने वाला कार्यकर्ता हूँ। किसी प्रकार की टीका टिप्पणी करने से मेरे नेताओं का मनाही है तो मैं नहीं करूँगा। बंद कर लो भैया, फिर पूछ रहे हाँ, सवाल तो कई हैं पर कईयों के जवाब है नहीं हमारे पास में, तो उसमें चुप रहना ज़्यादा बेहतर है। फिर क्या है कि पहले तो रॉकेट सीधा उड़ता था, आजकल दाएं बाएं भी उड़ रहा है, पीछे भी उड़ रहा है, तो इसलिए क्या है कि भाई पुराने रॉकेट होते तो नीचे आग लगाई ऊपर जाता था। आजकल इतने हाईटेक रॉकेट हो गए हैं जो दाएं बाएं आगे पीछे चारों तरफ चल रहे हैं। यार प्रताप जी दिल का साफ आदमी है, वो उनके जो मन में है, जो मुंह में है, वो अलग बात नहीं करते। अब वो उसको विवाद बना देते हैं कई बार। वो उनका दिल साफ है, जो उसके मन में है वो उसके मुंह पे है। प्रताप जी कोई उन्होंने परसों तरसों कहा थी, मैंने पूछा कि सर ऐसे थे, मैंने उड़ता तरी लेना छोड़ दिया। अब इस पे मेरे को टॉपिक पे बात नहीं, बात तो कह रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ, पार्टी आला कमान ने एक बिल्कुल सम्मेलन बुलाकर सबको कह दिया है कि आप कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। कुछ भी होता है उस पर सीधे दिल्ली के लोगों की नज़र है। हम अपने आप देखेंगे कि कुछ भी हो रहा है, जो भी कर रहा है या कुछ भी हो रहा है, उसको हमको क्या करना है। तो वो ठीक है, ओके, हमारे को कोई टीका टिप्पणी करने की जरूरत नहीं। प्रताप जी भी सही हैं।